Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, today's topic is exercise number 13.3. Based on the topic, there were two topics, namely, first one was theorem of total probability. Theorem of total probability. And the other topic was Bayes theorem. Bayes theorem, और जिसका दूसरा नाम है क्या? जिसका दूसरा नाम है, बोलो. Bayes theorem का दूसरे तीसरे दो तीन नाम और हैं. किनके अकॉर्डिंग ना? थ्योरम के दूसरे नाम है ना. बेस थ्योरम का दूसरा नाम है रिवर्स प्रोबेबिलिटी. मतलब इट इज अ थ्योरम टू फाइंड रिवर्स प्रोबेबिलिटी. बात एक ही हो गई. और वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस या रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो बेस थ्योरम का अस्तित्व है. थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी अलग है इससे. तो देयर वर टू थ्योरम्स व्हिच वी डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि इस एक्सरसाइज में दोनों के क्वेश्चंस हैं, पर दोनों के क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा है कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का पूरी एक्सरसाइज में ओनली एक ही क्वेश्चन है, वो है पहला. और बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं रिमेनिंग ऑल आर फ्रॉम बेस थ्योरम. ये कारण है कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस कम हो पाती है, और सवाल अगर इसमें से आ जाता है तो ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि ये बेस थ्योरम का सवाल है या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है. ये सबसे बड़ा इश्यू है. ठीक है. अब कैसे आइडेंटिफाई करें? तो देखो, अगर क्वेश्चन सीधा सीधा चल रहा है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, एंड में रिजल्ट आया, इस रिजल्ट की संभावना बताओ. कुछ कारण हुए, कुछ घटनाएं हुई, और आखिरी में जो फाइनल रिजल्ट है उसकी संभावना पूछे, तो रिजल्ट की संभावना टोटल प्रोबेबिलिटी से निकलेगी. लेकिन चलते 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 एक बार रिवर्स आ गया. रिजल्ट आया, रिजल्ट भी हो गया. उसमें तो रिजल्ट की संभावना पूछ रहा है, रिजल्ट हुआ नहीं है. इसमें रिजल्ट हो गया, और वापस बैक जाके कारण की संभावना पूछ ली, किस कारण से वो रिजल्ट हुआ. तो एक बार भी आपको फील होना कि यार ये पीछे आ गया, दैट मींस बेस थ्योरम. और एक बार भी फील नहीं हुआ कि ये तो पीछे आया ही नहीं, एक बार भी रिवर्स प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, सीधा 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 चल रहा है. सो टोटल प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना. तो ये हिंट है. ओके. बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते पता चल जाता है. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने कहा टोटल प्रोबेबिलिटी का है, बट फिर भी देखेंगे. एन अर्न, अर्न मतलब कोई बैग या झोला. एन अर्न कंटेनिंग 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स. तो एक अर्न में 5 रेड और 5, टोटल 10 बॉल्स हो गई. एक उसमें से बॉल निकाली जाती है, उसका कलर नोट कर दिया जाता है, कलर नोट करके वापस डाल दिया जाता है, वापस उस अर्न में डाल दिया जाता है. उसके बाद दो और बॉल्स निकाली जाती है कलर की, ऑफ द मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन. अच्छा सॉरी, अपन ने बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, लेट्स से वो ब्लैक निकली, तो हमने 2 एडिशनल ब्लैक बॉल्स और डाल दी झोले में, बाहर से निकाल के. बाहर से कड़ी और सारी बॉल्स भी पड़ी, वहां से वो डाल दी. मान लो रेड निकली तो 2 रेड बॉल्स और डाल दी. जिस भी कलर की बॉल निकली उसकी 2 एडिशनल बॉल्स हम उस झोले में वो डाल देते हैं, तो 10 की 12 हो जाती है. वो बॉल तो डालते ही है, जो निकाली वो तो डालती है, तो 10 का कोटा वो तो पूरा हो ही गया, 2 एक्स्ट्रा और डाल देते हैं, तो 12 हो जाएंगी. और फिर उन 12 में से एक बॉल निकाली जाती है. अब बताओ, 12 में से जब आप बॉल निकालोगे तो दूसरी बॉल रेड निकलेगी. तो पीछे तो आया ही नहीं मैं, सीधा 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 चला. तो फाइनली जो सेकंड बॉल रेड आना है, ये मेरा रिजल्ट है. इसकी संभावना आपसे पूछ रहे हैं, समझ गए? ओके, तो उसको पहला क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन करेंगे जिसमें 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स है ना. फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन. और जो भी क्वेश्चंस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम के होंगे, उसमें एक चार्ट बना के हम आएंगे एग्जाम में. अभी मैं बना के बताऊँ, हर एक क्वेश्चन में एक चार्ट बनाएंगे. ठीक है, जैसे अपन को एग्जाम्पल्स में कल समझाया था ना, उस टाइप का चार्ट. रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ ड्राइंग अ बॉल. सबसे पहले तो एक ही बॉल निकाली थी ना हमने. ऑफ ड्राइंग अ बॉल आउट ऑफ एन अर्न, आउट ऑफ एन अर्न containing 5 red, 5 red and 5 black balls. डन. तो जब मैं पहली बारी बॉल उठा रहा हूं तो दो चीजें हो सकती है, तो रेड निकलेगा या फिर ब्लैक निकलेगा. डन. सो लेट द इवेंट्स, और जो पहले वाले इवेंट्स होते हैं उनको हमेशा, जो हाइपोथेसिस होते हैं उनको हमेशा E1 E2 मानेंगे. ठीक है ना. सो लेट द इवेंट्स बी, लेट द इवेंट्स बी. तो E1 ले लेता हूं सबसे पहले मैं, कि ड्रॉन बॉल इज रेड, है ना. और ये पहली है तो फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, क्योंकि उसमें फर्स्ट सेकंड का जिक्र हो गया ना. जिक्र नहीं होता तो मैं ड्रॉन बॉल ही लिख लेता, तो मैं शुरू से डाल देता हूँ, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज
रेड, और E2 ले लेता हूं कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। डन। ठीक है, तो वेरी मच क्लियर है कि अगर रेड निकलेगी तो भी आधी समान है क्योंकि बराबर बॉल्स है, और ये भी नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी यही निकाल लेते हैं। लेट्स से यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके नीचे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी 5/10 हो जाएगी, दैट मीन्स 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 5/10 हो जाएगी, दैट मीन्स 1/2। डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है, चले आगे। अब आगे क्या गिवन है? नाउ इट इज गिवन दैट टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। ओके ना? तो नाउ इट इज गिवन वाली जो वारदात हुई आगे, इट इज गिवन दैट टू एडिशनल बॉल्स, two additional balls of the same color, of the color of the same color, of the same color of the ball of the first ball drawn, है ना? of the same color of the first ball drawn, जो पहली बॉल ड्रॉ करी है उस सेम कलर की दो एडिशनल बॉल्स डाली जाती है ना, drawn are put are put in the are put into the urn। फाइन, ये गिवन है। और उसके बाद फिर हमसे पूछा गया है कि सेकंड बॉल भी रेड निकले, एंड एंड देन एंड देन and then a second ball is drawn, and then a second ball is drawn। तो अब ये सेकंड बॉल रेड निकले, इसको हम फाइनल रिजल्ट मान लेते हैं, सेकंड बॉल इज ड्रॉन। डन। और जो फाइनल रिजल्ट है उसको इवेंट ए से डिनोट कराते हैं। सो लेट द इवेंट ए बी, लेट द इवेंट ए बी दैट द सेकंड ड्रॉन बॉल इज, क्या चाहिए उसको? रेड चाहिए, जो भी उसको चाहिए। द सेकंड, अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए सारा डिटेल में किया है, बाद में फिर मैं जल्दी जल्दी करूंगा ना। सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड चाहिए ना। डन, ठीक है। अब इस सारी वारदात का अपने को एक चार्ट बनाना पड़ेगा। ये तो अपने इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मैं सेकंड पेज पे चलता हूँ चार्ट बनाने के लिए। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो एक आदमी है, लेट से वो आदमी है ये। ठीक है, ये इसके पास दो बैग है ना, नहीं एक अर्न है, इसके पास क्या है? एक अर्न है, या फिर इसको अर्न मान लो। ये एक अर्न है जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या है? 5 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल्स। फाइन, 5 रेड, हमने पहले रेड का जिक्र किया तो पहले रेड लिखेंगे, एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। इसमें से जब मैंने एक बॉल उठाई तो दो बातें हो सकती है, या तो इवेंट इवन घटित होगा कि ड्रॉन बॉल इस रेड हो जाएगी, जिसकी संभावना 1/2 है, और या फिर इवेंट E2 घटित होगा, यानी कि ब्लैक बॉल निकलेगी, उसकी संभावना भी 1/2 है। ठीक है, फाइन। अब जब ये वाली रेड बॉल निकली तो क्या होगा देखना है, सोचना है ना आपको। और जब ये वाली बॉल निकली तो क्या होगा ये सोचना है। तो जब ये वाली बॉल निकली तो E1 तो हो चुका था, उस टाइम E1 हो चुका था। डन। और उसके साथ फिर सेकंड ड्रॉन बॉल भी क्या निकल रही है? रेड निकल रही है। समझ गए? और यहां पे जब इस वाले केस में क्या होगा कि इवेंट E2 हो चुका था, और उसके साथ में सेकंड बॉल जो रिजल्ट है वो मुझे मिल रहा है। समझ गए? क्लियर है? अब इवेंट E1 हुआ था, दैट मीन्स रेड बॉल निकली थी। तो रेड बॉल निकली थी तो रेड बॉल से वापस दो और डाली होंगी आपने, क्योंकि जो बॉल निकली थी वही तो दो डाल रहे हो आप। तो डलने के बाद इस वाले केस में देखो, एक काम करता हूँ मैं, इधर भी पहले इन बनाने से पहले एक एक चार्ट यहाँ पे भी बना देता हूँ। ठीक है ना? पहला इक्वेशन है ना भाई, ये हुआ होगा तो अब मेरी अर्न की हालत कैसे दिख रही होगी वो चेक करते हैं ना। और ये हुआ होगा तो अर्न की हालत कैसे होगी? ठीक है, तो ये हुआ होगा तो रेड बॉल्स आपने दो और डाल दी होगी, तो 5 नहीं 7 रेड हो गई होगी, और ब्लैक तो उतनी रही होगी। लेकिन अगर ब्लैक बॉल निकली होगी तो अब ब्लैक ही डाली होगी आपने, तो 5 रेड हो गई होगी और 7 ब्लैक हो गई होगी। ये अर्न की कंडीशन हो गई होगी। अब ये इसके बाद देखो, अब आप जब सेकंड बॉल निकाल रहे हो इसके बाद, तो सेकंड बॉल निकाल रहे हो तो E1 तो हो चुका है, और आपको रेड बॉल चाहिए, है ना?
इवेंट, क्योंकि आपने मान लिया है यहाँ पे कि इवेंट ए क्या है, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। और यहाँ पे वही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो चुका है, और अब आपको सेकंड बॉल ड्रॉन बॉल रेड चाहिए। तो अभी कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना कॉमन सेंस से है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? इस बैग में से, अब ये बैग है ना, हालत इवन हो चुका है तो बैग ऐसा दिख रहा है। अब इस बैग में से आपको रेड बॉल चाहिए, तो टोटल रेड बॉल्स कितनी है, 7, और टोटल बॉल्स कितनी है, 12। समझ आया? इस हालत की, बैग की जब ये हालत हो जाए तब आपको रेड बॉल चाहिए, तो रेड कितनी है, 5, और टोटल कितनी है, 12। समझ आया? ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड बॉल। अब टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए कि फाइनली रेड बॉल आने की संभावना क्या है। तो यानी कि आपको इस जगह तो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 हुआ, साथ में ए बी हो, और यहां पे आपको चाहिए E2 हुआ और साथ में ए बी हो। इन दोनों को जब मैं एडअप करूंगा तो फाइनली मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी इवेंट। समझ आया सारी चीजें? अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ना। नाउ प्रोबेबिलिटी the second drawn ball is red. The probability of the event that the second, वो लास्ट वाली लाइन लिख देना, सेकंड ड्रॉन। ये चार्ट इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में बनेगा, छोटा या बड़ा, ठीक है। दैट इज, इस चीज को मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और उसको मैं डिफाइन करता हूं ये वाली प्रोबेबिलिटी इनटू ये वाली प्रोबेबिलिटी प्लस ये वाली प्रोबेबिलिटी इनटू ये वाली, ऐसे डिफाइन करेंगे। टेल मी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू, अब इस वाली प्रोबेबिलिटी को फिर ब्रेक करो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, क्या, P ऑफ A ऑन E1, सॉरी, इसी प्रोबेबिलिटी को तो ब्रेक कर रहे हैं, इसी प्रोबेबिलिटी को ब्रेक कैसे करेंगे कि दिस इनटू दिस, गलत कह रहा हूं मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरे को एक्चुअली दिस प्लस दिस करना था, मेरे को दिस प्लस दिस करना था। चलो एक बार के लिए मैं लिख देता हूं, मेरे को क्या चाहिए, E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन, इन दोनों को जोड़ना है। अब इसको ब्रेक कर रहा हूं, तो इसमें इसको कैसे ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी सेकंड एक्सरसाइज जो करके आए कि पहले सब आप E1 करा लो और उसके बाद ए ऑन E1 करा दो, ठीक है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे कि पहले आप E2 करा लो और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2 करा लीजिए, ठीक है। ठीक है ना। आगे से फिर मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, ये ना लिख के डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखूंगा। भाई दिस इंटू दिस बराबर दिस आ रहा है ना, तो ये तो लिखूंगा नहीं, सीधे दिस इंटू दिस ही लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे ही लिखा है और फॉर्मूले में भी ऐसे लिखा है। पहला क्वेश्चन था इसलिए समझाने के लिए 2 बार लिखा है इसको। अब चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है हमारे पास, 1/2, और ए ऑन E1 क्या है आपके पास, 7/12, प्लस इस कारण से ये संभावना है, और E2 क्या है, 1/2 इंटू 5/12, इस कारण से ये संभावना है। तो टोटल संभावना 2 कारणों से हो रहा है, तो 7/24 प्लस 5/24, 7 प्लस 5 12/24, यानी कि 1/2 आंसर। चेक करो। सही है, समझ आया? ओके, चले ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये था टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ओके, लेट्स डिलीट दिस एंड कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अब बेस थ्योरम के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो एक्चुअल हमारा टॉपिक था। अब एक बैग में 4 रेड 4 ब्लैक है, तो पहला क्वेश्चन तो करीब करीब इसी से रिलेट किया, सीधे चार्ट बना दूं। अच्छा, 2 बैग है आपकी बात, 2 बैग हैं, दूसरे बैग में 2 रेड एंड 6 बॉक्स है, दोनों में 8-8 है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग, इसमें आधा आधा है, इसमें कुछ अलग तरीके से। एक बैग सेलेक्ट करेंगे पहले हम, और उसमें से बॉल निकालेंगे, और वो रेड मिल गई, रिजल्ट आ गया, तो अगेन आप रेड निकलने को रिजल्ट मानोगे, लेकिन वो रिजल्ट आ गया। अब क्या संभावना है कि वो जो बॉल है वो पहले बैग से निकली। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से सृष्टि को मैंने एक रूम में भेजा, सृष्टि को लेट्स से मैंने ना आंखों पे काली पट्टी पहन के एक रूम में भेजा, मैंने कहा वहां पे रेड बॉल निकालनी, 2 बैग है। तो पहले सृष्टि को रैंडमली पता नहीं है बैग कौन सा है, बैग 1 कौन सा है, बैग 2 कौन सा है, उसने रैंडमली पहले तो बैग सेलेक्ट किया कि मैंने ये बैग सेलेक्ट कर लिया, फिर उस बैग में से बॉल सेलेक्ट करी, लेके वो रूम के बाहर आ गई। जब आंखों से पट्टी हटाई तो वो रेड निकली। अब सृष्टि से पूछा गया क्या संभावना है कि ये बैग 1 से निकली थी, है ना, और क्या संभावना है अपने बैग 2, क्योंकि आपने देखा तो नहीं कि आपने कौन सा बैग से बॉल निकाली है। तो अब उल्टी प्रोबेबिलिटी है कि ये रेड बॉल तो निकल चुकी है, लेकिन ये बैग 1 से निकली थी या 2 से निकली थी, किस कारण से ये रिजल्ट आया, इसकी संभावना बताओ। समझ गए? तो लेट्स से
अब हमारे पास हैं दो बैग्स, कितने हैं? दो बैग्स। तो लेट्स से वो जो आदमी निकाल रहा है वो है ये, इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो बैग वन सेलेक्ट कर लो या बैग टू सेलेक्ट कर लो। फाइन, ओके। ये रहा बैग वन और ये रहा बैग टू। इनके अंदर क्या क्या आइटम है वो देखो। बैग वन में क्या क्या आइटम है? 4 रेड 4 ब्लैक। और इसमें क्या आइटम है? 2 रेड एंड 6 ब्लैक। दिस इज बैग वन एंड दिस इज बैग टू। ओके फाइन। अब सबसे पहले तो बैक सेलेक्ट करने की हाफ हाफ, जब तक वो कुछ ना कहे तब तक अपने को हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी बराबर बांट देनी है। वो कहेगा तो चेंज करनी है, नहीं तो हमेशा बराबर बांटनी है। दो बैग से दोनों बैग में से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ, तो E1 भी हाफ। और इन दोनों का सम भी बनाना चाहिए। जितने भी आप हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटीज मानते हो उनका सम क्या आना चाहिए? हमेशा 1। तो ये देखो यहाँ पे 1/2 + 1/2 1 आ रहा है ना। आपको डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही करना है, 1/2 1/2। ठीक है, डन। अब चलते हैं आगे। 1/2 1/2, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बैग वन सेलेक्ट हो गई तो वहां से अब आपको रेड बॉल चाहिए। तो यहां से रेड बॉल आने की संभावना कितनी हो जाएगी? पहले तो बताओ, रेड बॉल को हम ए इवेंट मान लेते हैं, और ए इवेंट हो गया है ना। ए इवेंट घटित होना है, मतलब ए इवेंट रिजल्ट लाना है, इस कारण से रिजल्ट आना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, इस कारण से रिजल्ट आना है, और इसमें रिजल्ट आना है इस कारण से, E2 के कारण से। ठीक है। तो अब इस कारण से रिजल्ट कब आएगा? क्या आएगा, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? तो 4/8। यहाँ पे इस जगह जो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो ना, इस जगह इसका पिछली प्रोबेबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता, इस सिचुएशन से लेना देना होता है। और कई बार तो कुछ भी नहीं देता, ये प्रोबेबिलिटी कॉमन सेंस से भी निकाली जाती है। डेटा ही नहीं गिवन होता क्वेश्चन में, भी आएंगे नीचे, आपको कॉमन सेंस से निकालनी होती है। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, तो आ जाओ। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? रेड चाहिए ना आपको, आपका रिजल्ट क्या है? रेड। तो आपको पहले एक इवेंट सारे मानने पड़ेंगे। आपने सारे क्वेश्चंस में नहीं मान रहा हूँ कि लेट इवेंट E1 तो हो जाएगा, बैग वन इज सेलेक्टेड, E2 हो जाएगा, बैग टू इज सेलेक्टेड, और ए हो जाएगा रेड बॉल इज सेलेक्टेड। ये तीन इवेंट्स आप मान लेंगे। ठीक है, लिख देता हूँ चलो मैं। E1 हो जाएगा बैग वन इज सेलेक्टेड, लेट द इवेंट्स E1 E2 तीनों से ऐसे एक साथ भी मान लो आप, दो तो कारण और एक रिजल्ट। बैग टू इज सेलेक्टेड, फाइन। और इवेंट E3 मान लेते हैं, और इवेंट ए मान लेते हैं हम। क्या चाहिए आपको? रेड बॉल इज सेलेक्टेड। ठीक है, अभी तो चलो आओ। अब चलते हैं अपन। इवेंट A1 कराना है, ए कराना है आपको, और कारण होना चाहिए E1। तो E1 में कितनी रेड बॉल्स है? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4/8, यानी कि सीधे लिख दूं मैं 1/2। इधर आओ, 2/8। या फिर चलो मैं 8 की फॉर्म में ही लिखता हूँ ताकि 8 से 8 कट जाए। 4/8 और यहाँ पे 2/8। ठीक है। अब आपको इवेंट ए अब आपको इवेंट ए घटित कराना है पहले तो यहाँ पे आते आते टोटल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना? ये यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है ना? चलो आओ। तो यहाँ से मतलब आपने इस कारण से ए पे पहुंचे, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, राइट। और यहाँ से इस कारण से आप इसमें पहुंचे, इसको आप क्या कहोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2। ठीक है, यही करो। तो ये इंटरसेक्शन की तो खुली हुई फॉर्म है। पहली स्टेप में मैंने इंटरसेक्शन लिखा था, फिर उसको खोल के लिखा था। तो मैंने क्या कहा, अब एक ही क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ इंटरसेक्शन, क्योंकि हमको नेक्स्ट क्वेश्चन से तो हमको इसे खोल के लिखना है। ठीक है ना? आपको यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन ए लिखना है। तो E1 इंटरसेक्शन ए को मल्टीप्लीकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी से खोलो, पहले E1 कराओ फिर ए ऑन E1 कराओ। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड बॉल, बॉल तो नहीं, सॉरी, बॉल तो रेड निकल चुकी है, लेकिन ये बॉल जो है फर्स्ट बैक से निकली चाहिए, है ना? तो उसको एज इट इज लिख लो। प्रोबेबिलिटी द बॉल द बॉल द रेड बॉल, रेड निकली है, वो क्लियर हो चुका है। रेड बॉल, द रेड बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम फर्स्ट बैग, इज फ्रॉम फर्स्ट बैग, इज फ्रॉम फर्स्ट बैग। ये इस चीज की संभावना आपको चाहिए, है ना? तो इस चीज की संभावना को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा? दैट इज, आपको रेड बॉल तो निकल चुकी है, यानी कि ए तो हो चुका है, और वो बैग वन से, फर्स्ट बैग से निकली थी, यानी E1 ऑन ए चाहिए आपको, समझ गए? तो अब इसको कैसे लिखेंगे अपन? ये वाला कारण चाहिए तो ये तो आ जाएगा ऊपर,
और इन दोनों का सम आ जाएगा नीचे, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम आ जाएगा नीचे। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1। अब एक बार तो ये का यही पूरा नीचे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि टोटल जब करेंगे तो उसमें ये भी तो शामिल है। और दूसरा जो कारण है अब वो यहाँ लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2। E2, E2 फोकस। ठीक है। अब हम एक काम और कर सकते हैं कि ये जब अपने को फॉर्मूला लिखने में यहाँ हैक्टिक हो रहा है, तो अपन इसकी जगह सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी लिख सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको हम अलग से निकाल के पहले लाके सीधे वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं, और चाहो तो ऑन द गो भी कर सकते हो। ठीक है, दो जब कारण हो तब तो एक ही साथ करने में कोई दिक्कत नहीं होती, तीन हो तो ज्यादा हैक्टिक हो जाता है, तो पहले से अलग निकाल लेना चाहिए उसमें। ठीक है, चलो लेट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, 1/2, और ए ऑन E1 क्या है, 4/8। एक बार तो ये का यही पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और एक बार दूसरा केस में प्लस लगाओ, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/8। तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है इसमें, बस ये सेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो 8 2 जा 16 सभी में काट दूं क्या, 8 2 जा 16 सभी में आ रहा है डिनोमिनेटर, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8, क्या बचा, ऊपर बचा 4, नीचे क्या बचा, 4+2, 4+2 है ना। तो 4/6 दैट मीन्स 2/3। चेक। हम्म, क्या, आंसर मैच करके, हाँ बताओ। हम्म हम्म प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो ये जो चीज है, अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज निकाली थी ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रिजल्ट है ये। इस बार रिजल्ट तो हो चुका है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो पिछली बार हमने निकाला था वो इस टाइम डिनोमिनेटर में बैठा है, ये निकाला था अपन ने ऑलरेडी। लेकिन अब इसमें से इस कारण से कितना कंट्रीब्यूशन है और इस कारण से कितना कंट्रीब्यूशन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो जो अपन ने टोटल नीचे लगाया था उसमें अगर आपने को इस कारण से पूछे तो इसको ऊपर लगाओ, और इस कारण से पूछे तो इसको ऊपर लगाओ। समझ गए। पिछले में अपन ने केवल टोटल निकाला है, अभी टोटल में से इसका और इसका कंट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी। ठीक है ना, समझ गए अभी। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस फॉर्मूले को यहाँ ना एक्सपेंड करके पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो, टोटल प्रोबेबिलिटी जैसे आप निकाल रहे थे पहले क्वेश्चन में, और फिर जैसे जो भी निकले उसको बस जस्ट यहाँ पुट अप कर देना। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते। चले थर्ड क्वेश्चन पे। द मोर क्वेश्चन वी विल डू, तो ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। अब अलग अलग सिचुएशंस बनाएगा, देखो है ना, चीज तो वही आएगी घूम फिर के। हमको पता है कि 60% हॉस्टल में रहते हैं और 40% जो डे स्कॉलर्स हैं, डे स्कॉलर समझते हो आप, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। पुराने साल के जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसा बताते हैं कि 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों में से 30% बच्चे जो हैं ए ग्रेड लाते हैं। हॉस्टल में रहने वालों में से जितने बच्चे हैं उसके 30% बच्चे क्या लाते हैं, ए ग्रेड। मतलब 30% चांसेस है कि वो ए ग्रेड लाएंगे अगर वो हॉस्टल में रहता है तो। लेकिन अगर वो डे स्कॉलर है तो 20% ही चांसेस है कि वो ए ग्रेड लाएंगे इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर एक बच्चा सेलेक्ट किया गया और उसकी ए ग्रेड आ गई, रिजल्ट आ गया, तो क्या संभावना है कि वो हॉस्टलर था या फिर डे स्कॉलर। तो हॉस्टलर वाला केस, पहला वाला केस उसने पूछ लिया, अपन समझ गए। तो कितना भी घुमा फिरा के गए आपको फील हो जाएगा कि यार ये उल्टा क्वेश्चन है और ये बेस थ्योरम है। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे वैसे फील होगा आपको। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हमारे पास एक बच्चा है ये, ओके। ये बच्चा या तो हॉस्टलर होगा या फिर डे स्कॉलर होगा। तो लेट्स से इसके, ये या तो क्या होगा, हॉस्टलर, होस्टलियर, और या फिर क्या होगा, डे स्कॉलर, डे स्कॉलर होगा। अब वो हॉस्टलर होगा, इसकी चांसेस क्या है, और डे स्कॉलर। तो अभी तक तो अपन हाफ हाफ कर रहे थे, इस बार नहीं है हाफ हाफ। 60% हॉस्टल में रहते हैं, 40%, मैंने कहा वो डेटा देगा तो उसका यूज करना है। 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, 40% डे स्कॉलर्स हैं, तो 60% और 30 40%, यानी कि इसको अगर मैं E1 ले लूं तो 60%, 60% को अपन क्या लिख सकते हैं, 3/5। और इसको मैं क्या ले लेता हूँ, E2, 40%, यानी कि 2/5। और इवेंट्स क्या मानूंगा मैं, इवेंट E1 हो जाएगा कि द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज होस्टलर, चोसन स्टूडेंट, चोसन लिखा हुआ है उसमें, जो वर्ड लिखा हुआ है, द चोसन स्टूडेंट इज होस्टलियर, इज होस्टलियर।
डन। और E2 क्या हो जाएगा, द चोसन स्टूडेंट इज ए डे स्कॉलर। ठीक है, और इवेंट ए क्या हो जाएगा, द चोसन स्टूडेंट अटेंड्स ग्रेड ए। द चोसन स्टूडेंट अटेंड्स ग्रेड ए। ग्रेड ए जाने वाले को हमने इवेंट ए मान लिया। ठीक है, अब होस्टलर होने के चांसेस ये है, और डे स्कॉलर। पहले ये इवेंट्स मानना, फिर चार्ट बनाना हमेशा। ठीक है, अब होस्टलर होने के बाद वो ग्रेड ए लाता है, यानी ए इवेंट बाद में होता है, पहले इवन हो जाता है, इसके चांसेस है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखूंगा इसको मैं, ए ऑन इवन। डन। और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2। चांसेस आपको डेटा क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर वो होस्टलर है तो कितने परसेंट चांसेस है ए इवेंट होने के, यानी ग्रेड ए आने के, 30%। 30% हॉस्टल में रहने वाला ग्रेड ए लाता है, और 20% वो, तो 30%, 20% लिख दो। 30% को क्या लिख सकते हैं अपन, 3/10। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2/10। 2/10, 20% है ना, 2/10। ठीक है, अब ग्रेड ए तो आ गई बच्चे की, इवेंट ए तो घटित हो गए। ठीक है, तो यहां से इस कारण से हुआ, इसको तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 इंटू ए ऑन E1। और इस कारण से हुआ, इसको मैं कहूंगा E2 इंटू ए ऑन E2। फाइन। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, उसको मैं लिखता हूँ नाउ। प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको कि ग्रेड ए तो आ गई है, क्या संभावना है कि स्टूडेंट होस्टलर था। प्रोबेबिलिटी दैट चोसन स्टूडेंट इज ए होस्टलर। द चोसन स्टूडेंट इज ए hostler given that he has attained grade A। given that, ये given that है कि he or she has attained grade A। ग्रेड ए तो आ चुकी है, अब क्या संभावना है कि वो ग्रेड ए लाने वाला बच्चा होस्टलर है। ओके, इस चीज को हम क्या कहेंगे, नोटेट कैसे करेंगे, ग्रेड ए तो आ चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, और होस्टलर वाला पहला वाला केस था, तो E1 ऑन ए कहेंगे इसको हम। E1 और ए कैसे निकालेंगे, E1 और ए वाला केस, ये वाला केस तो ऊपर रखेंगे, और इन दोनों का सम नीचे रखेंगे। ठीक है ना, तो उसको छाप दिया करो, वो जो आपने वहां पे मेंशन किया है उसको एज इट इज यहाँ छाप दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1 डिवाइडेड बाय, एक बार तो यही केस आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1। और एक बार क्या होगा, ये वाला सेकेंड वाला केस प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2। चलो, अब डेटा फिल करना है, डेटा फिल करना उसके बाद काफी सरल सा क्वेश्चन है। E1 की है 3/5, ए ऑन E1 की है 3/10। एक बार तो यही केस आ जाएगा, 3/5 इंटू 3/10, प्लस नीचे वाला केस क्या है, 2/5 इंटू 2/10। ठीक है, तो 5 इंटू 10, हमेशा डेटा शुरू से ऐसे अरेंज करते चलो, एलसीएम ये डिनोमिनेटर सेम बना के चलो, ताकि आधे से ज्यादा चीजें कट जाए। जैसे 5 इंटू 10 कट गया, और अगर मैंने डिनोमिनेटर अलग अलग बनाया तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ जाएगा, तो बात तो वही है, इसलिए अच्छा वहीं छोड़ दो उसको, ऐसा है ना। 2 3 3 कितना होता है, 9। 3 3 क्या होता है, 9, प्लस 2 2 क्या होता है, 4। तो 9/, नोट चाहते हैं, 9/30। समझ में आ गया, चले। अब देखो, क्वेश्चंस तो सारे अलग सेम है मतलब, है ना, लेकिन सिचुएशंस अलग अलग है। कभी है ना हॉस्टल में चला जाता है, कभी क्या कहता है, कभी बैग कहते हैं, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करना जरूरी है, सिचुएशन को समझना है बस, और कुछ नहीं करना है ना। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें जितना कम डेटा गिवन है वो उतना ज्यादा मुश्किल है ना। इन आंसरिंग एक क्वेश्चन उन्हें मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, कोई एमसीक्यू टाइप का कोई टेस्ट चल रहा है, उसमें एक स्टूडेंट जब उस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, तो दो बातें हैं। वो जो स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किया है आंसर देने के लिए, मैंने कहा एक खड़े होके बाहर आओ, तो दो चीजें हो सकती है, जिसको मैंने बुलाया है, या तो वो उस क्वेश्चन का आंसर जानता है, या फिर तुक्का लगाएगा। ठीक है ना, तीसरी कोई बात नहीं होगी। तो 3/4 तो संभावना है कि वो जानता है,
और बची हुई 1/4 संभावना है कि वो तुक्का लगाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम तो 1 हाइपोथेसिस का। आप ऐसे भी देख लिया करो कि गिवन डेटा में जिन दोनों का सम 1 आ रहा है वो तो हाइपोथेसिस है, ठीक है ना। तो 3/4 E1 हो जाएगा भाई, वो जानता है, और 1/4 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा कि तुक्का लगा रहा है। अब आगे सुनो, आगे क्या हुआ। मान लो कि मैंने जो सेलेक्ट किया है स्टूडेंट, वो तुक्का लगाने वाला स्टूडेंट है। अब वो सही आंसर देगा, इसकी संभावना है 1/4। तुक्का लगा के भी वो सही आंसर देगा, उसकी संभावना है 1/4। ठीक है, तो क्या संभावना है कि स्टूडेंट आंसर जानता था और उसने आंसर करेक्ट किया, यानी कि उसने आंसर तो करेक्ट दे दिया, इवेंट रिजल्ट तो आ गया, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी का बच्चा था, वो जानने वाली कैटेगरी का बच्चा था, नो वाली कैटेगरी का बच्चा था, गैस वाली कैटेगरी का बच्चा नहीं था। इसकी भाई दो कैटेगरीज है ना, जानने वाला, गैस करने वाला। फिर जानने वाला करेक्ट आंसर देगा, उसकी संभावना, गैस करने वाला करेक्ट आंसर देगा, उसकी संभावना। अब फिर मिल गए हम कि करेक्ट आंसर तो मिल गया, लेकिन ये इस कैटेगरी का था, जानने वाले का या फिर गेस करने वाले का, ये आपसे पूछा गया। तो उसने दोनों में से एक ही पूछता है, तो क्या पूछा है उसने आपसे कि वो जानने वाले कैटेगरी। समझ गए, क्लियर है। तो इवेंट्स मानते हैं पहले, देखो ढंग से इसमें E1 E2 और साथ में ए। यहाँ लिखता हूँ, देखो इवेंट E1 मान लेंगे हम, द सेलेक्टेड स्टूडेंट नोज द आंसर। जो स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किया है, द स्टूडेंट नो द सेलेक्ट, क्योंकि पहले तो स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा ना, द सेलेक्टेड स्टूडेंट नोस द आंसर, उस वाली कैटेगरी का वो सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। और E2 हो जाएगा मेरा, द सेलेक्टेड स्टूडेंट गेसेस द आंसर, गेस करने वाली कैटेगरी का है वो, गेसेस द आंसर, ठीक है। और इवेंट ए जो रिजल्ट है वो क्या चाहिए भाई, उसने आंसर करेक्ट दिया है ना। इवेंट ए क्या हो जाएगा, द सेलेक्टेड स्टूडेंट कर आंसर्स करेक्टली, क्या चाहिए था, व्हाट इज द स्टूडेंट नोस आंसर, गिवन दैट, गिवन दैट क्या है, ही आंसर्ड इट करेक्टली, तो सेलेक्टेड स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली, द सेलेक्टेड स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली। डन। तीन ही इवेंट्स मानने होते हैं, या अगर हाइपोथेसिस तीन है तो फिर चार मानने होते हैं। ठीक है, अब चार्ट बना दें हम एक। तो पहले तो मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा, पहले क्या करूंगा मैं, स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा। तो लेट्स से ये है वो स्टूडेंट जो सेलेक्ट होना है, ये या तो इस कैटेगरी का होगा या फिर ये इस कैटेगरी का। ये कैटेगरी का कौन सी वाली कैटेगरी है, नो वाली कैटेगरी, जिसमें वो आंसर जानता है, जानता है। देने तो दोनों ही है, कैटेगरी देखो, पहली कैटेगरी है कि वो आंसर जानता था, दूसरी कैटेगरी क्या था, वो गेस कर रहा था। अब दोनों की संभावना दे रखी है कि आपने बच्चा जो सेलेक्ट किया है वो इस कैटेगरी का है, इसकी संभावना दे रखी है E1, और इस कैटेगरी का सेलेक्ट किया है उसकी संभावना है E2। तो क्या दे रखी है कि 3/4 तो प्रोबेबिलिटी है कि वो जानता है, और 1/4 है कि वो गैस कर रहा है, गैस करने वाली कैटेगरी का है। सो 3/4 1/4 डन। ये तो इन दोनों का सम भी बना गया। वैसे अब तक देखो हाफ हाफ ऐसे हो रहा था, लेकिन अब वो अपने अपनी तरफ से डेटा देना उसने शुरू कर दिया, और कुछ नहीं दे तो फिर हम डिवाइड कर देंगे बराबर बराबर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आंसर करेक्ट देने को हमने ए का है, आंसर करेक्ट देने को हमने क्या कहा है, ए। तो अब आंसर करेक्ट चाहिए आपको, प्रोवाइडेड दैट कि वो आंसर जानता है, और इसमें भी आपको आंसर करेक्ट चाहिए, प्रोवाइडेड दैट कि उसने गेस किया है। और इस प्रोबेबिलिटी को हमको कॉमन सेंस से गिवन डेटा से निकालना होता है। तो उसने एक प्रोबेबिलिटी और दी है या दो दी होगी, देखो, अज्यूमिंग दैट, अज्यूम करो कि स्टूडेंट गैस कर रहा है, और गैस करके भी आंसर करेक्ट दे रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इसने सेकंड कैटेगरी तो दे दी कि गैस करने वाली कैटेगरी का है, और उसके बाद भी आंसर करेक्ट दे रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। ये तो गिवन है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, चेक करो, है ना। लेकिन आगे ऊपर वाली कैटेगरी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो गिवन ही नहीं है भाई, अगर वो उसने जो जानता है तो करेक्ट देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने गिवन नहीं है। तो ऐसा जब डेटा गिवन नहीं हो ना, तो वो कॉमन सेंस से सोचा जाए। सोचो जरा क्या आना चाहिए इसके, एक बार आप सोचो, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आएगा ना, तो सोचना पड़ेगा। भाई चार प्रोबेबिलिटी देता था, 1 2 3 4। अब चार में से इसमें से मिसिंग कर देता तो वन में से माइनस कर देता, इसमें से मिसिंग कर दिया तो फिर कैसे निकाले, इसमें से कर दो, क्यों, इन दोनों का सम आता है क्या हमेशा, इन दोनों का आता है ना। इन दोनों में से एक मिसिंग होता तो वन में से माइनस कर देता, लेकिन इन दोनों का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, कुछ भी आ सकता है। तो कैसे सोचें हम, कैसे निकालें, हिंस।
ए ऑन इवन का मतलब क्या है बेटा, जो हमको चाहिए उसका मतलब क्या है? नहीं नहीं, मीनिंग वाइज बताओ, नॉट फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवन का इन इवेंट्स के क्या है इवन? तो अब डिटेल मतलब एक बार एक लाइन में बोल के बताओ कि ये प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं कि क्या चीज की प्रोबेबिलिटी है, क्या घटना की प्रोबेबिलिटी है। सेलेक्ट किया है बच्चा, वो आंसर जानता है, अब संभावना बताओ कि वो आंसर जानने के बाद करेक्ट देगा। तो क्या वो बेवकूफ है जो जानता है तो इनकरेक्ट देगा? तो पूरी संभावना है कि वो वन, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वन। भाई वो आंसर जानता है तो करेक्ट क्यों नहीं देगा? वो गैस करके करेक्ट देगा, इसकी संभावना हो सकती है कम, एक से ज्यादा। वो इवन ये भी वन हो सकती है कई बार। पूरी संभावना क्या, हम कहते हैं यार इसके पास कोई सिक्स सेंस है, गैस करता है तो भी 100% आंसर सही होता है, तो वो एक अलग केस हो गया। लेकिन इसकी संभावना कम है। लेकिन अगर वो जानता है तो 100% आंसर सही देगा ना, क्यों नहीं देगा? तो इसकी संभावना हो जाएगी वन। इस तरीके से आपको कॉमन सेंस से सोचना पड़ता है। इस चीज का मतलब क्या है वो सोचना पड़ता है। इवन हो चुका है, दैट मीन्स मैंने जो सेलेक्टेड स्टूडेंट निकाला है वो जानता है आंसर, अब ए चाहिए आंसर करेक्ट कर दे तू, तो तू जानता है तो क्यों नहीं करेक्ट करे? समझ गए? अब फाइनली दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है। और इसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ वही E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? E2 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2। फाइन। अब आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको चाहिए कि आंसर तो करेक्ट हो चुका है, गिवन दैट आंसर करेक्ट हो चुका है, लेकिन आपने जो सेलेक्ट स्टूडेंट किया था वो जानता था। तो सेलेक्टेड स्टूडेंट नोस द आंसर, इसकी संभावना चाहिए। स्टूडेंट नोस द आंसर, इसकी संभावना आपको चाहिए। गिवन दैट, गिवन क्या है कि उसने आंसर करेक्ट दिया है, तो जानने वाली कैटेगरी से था ना। गिवन दैट ही आंसर्ड, ही और शी आंसर्ड करेक्टली। भाई अगर बच्चे ने आंसर करेक्ट दिया है तो 100% वो बच्चा उस आंसर को जानता था, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। हो सकता है वो तुक्के वाली कैटेगरी का हो, और तुक्के से भी तो सही निकलता है ना। तो आपको यही पता लगाना है कि वो आंसर तो करेक्टली हुआ है, लेकिन वो जानने वाली कैटेगरी में से सेलेक्ट हुआ था, इस 3/4 में से वो सेलेक्ट हुआ था। इसकी संभावना बताओ। समझ गए? तो इस चीज को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, आंसर तो करेक्ट दे दिया, रिजल्ट तो हो चुका है, और पहली कैटेगरी का आपको चाहिए E1 ऑन ए। अब E1 पहली वाली कैटेगरी का है तो इसको तो एज इट इज ऊपर लगा दो, और इन दोनों का सम नीचे लगा दो। समझ गए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1। फॉर्मूला करीब करीब अभी तक सारे क्वेश्चन में यही लग पाया है, क्योंकि दो इवेंट्स दे रहा है। अभी देखो तीन भी करेगा नीचे चल के इवेंट्स। पहले तो यही आ जाएगा E1 का E1 ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, और फिर साथ में ऐड होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2। डन। चलो, तो डेटा फिल करना है। तो E1 क्या है? 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E1 क्या है? 1। अब 3/4 इंटू वन एज इट इज, एक बार तो नीचे, प्लस सेकेंड कैटेगरी क्या हो जाएगी? 1/4 इंटू 1/4, 1/4 इंटू 1/4। ओके। सो 3/4 इंटू वन 3/4, यहाँ पर भी 3/4, और 1/4 इंटू 1/4 इज 1/16। तो 16 एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3/4 को मैं 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि वो भी 16 बन जाए। और यहाँ पे 16 एलसीएम ले लिया तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12+1। अब 16 से 16 काट देता हूँ, 4 4 16 बचा क्या? 4 3 जा 12, 12, और 12+1 13, 12/13 आंसर। समझ गए? तो मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक इस टाइप के क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट। चले नेक्स्ट, कर दूं डिलीट? क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा करना है अपने को? 5। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a test। एक लैब टेस्ट है, एक लैब टेस्ट है। टाइम हो गया? आप कह रहे थे ना 7:30 का था। बस स्टैंड पे जाना है। ओके, तो इसको होमवर्क मार्क करना फटाफट से, देखो है ना। मतलब आपको रोडवेज से जाना है आज। एक लैब टेस्ट है जो 99% इफेक्टिव है एक डिसीज को ढूंढने में।
भाई टेस्ट मैंने लगाया, अब वो डिसीज को ढूंढ लेगा, इसके चांसेस है 99%, और 1% चांसेस है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि सारे लैब टेस्ट सारे परफेक्ट नहीं होते, 1% चांसेस नहीं थे। अब ये तो केस तब है जब डिसीज इनफैक्ट प्रेजेंट है, मतलब वाकई में वो बीमार है आदमी, तो बीमार आदमी को 99% तो डिटेक्ट कर लेता है कि बीमार है, और 1% चांस है कि बीमार को भी कह देता है भैया तू तो मस्त रहे, तू तो बीमार नहीं है, 1% चांस होता है। आगे चलते हैं। अब टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर 0.5% ऑफ द हेल्थी पर्सन। अब ये पहला वाला केस तो था कि बीमार आदमी को टेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा वाला केस है कि अब हेल्दी आदमी को अगर टेस्ट करें तो भी 0.5% चांस है कि वो टेस्ट जो है पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है, यानी उसको कह देता है कि तू तो बीमार है। हेल्दी को भी बीमार बनाता है 0.5% से। ठीक है ना, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, दैट इज इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड, कि अगर एक हेल्दी पर्सन को टेस्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.00। अब आप कहोगे सर ये डेटा अलग, ये डेटा अलग, उसी को कन्वर्ट किया, ये परसेंटेज में था, इसको आपने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ठीक है ना, तो उसको उसी को सॉल्व करके क्या लिखा है, तो इसी चीज की डिस्क्रिप्शन है कि अगर एक हेल्दी पर्सन को टेस्ट करेंगे तो संभावना क्या है 0.005 कि वो उसको भी कहेगा कि तू भी बीमार है, तेरे को भी बीमारी है। ठीक है। अब 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, एक्चुअली पूरी जनसंख्या में से जो आदमी आपने सेलेक्ट किया है वो हेल्दी है या वो बीमार है, उसकी संभावना निकालने के लिए वो क्या कह रहा है कि 0.1% तो एक्चुअली डिसीज वाले हैं, एक्चुअली जो बीमार है वो इतने ही है, बाकी सब बढ़िया है, 99.9%, 99.9% तो क्या है, हेल्दी है। ठीक है ना, तो क्या संभावना है कि पर्सन हैज द डिसीज, पर्सन बीमार था, गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब लैब में उसको बुलाया बच्चे को, है ना, तो उसके टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो 100% वो बीमार है ऐसा नहीं है ना, क्योंकि वो तो हेल्दी पर्सन को भी बीमार बताती है कभी कभी। तो क्या संभावना है कि वाकई में वो बीमार है, भाई टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया तो वो हेल्दी पर्सन से भी आ रहा है और डिसीज वाले पर्सन से भी आ रहा है, लेकिन टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया तो वो डिसीज वाले पर्सन से ही पॉजिटिव आ रहा है, इसकी क्या संभावना है। ठीक है ना, फटाफट देखो, देखो इसमें हाइपोथेसिस बनाएंगे हम कि कितने लोग बीमार हैं और कितने लोग नहीं है। तो 0.1 तो है कि इवन तो मान लूंगा मैं क्या, कि बीमार है, डिसीज्ड पर्सन, डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, फिर कैलकुलेशन आप घर पे कर लेना। E2 में मान लूंगा कि हेल्दी पर्सन, नॉट डिसीज्ड। ठीक है, अब E1 की संभावना और E2 की संभावना देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा 0.1%, सबको अब मैं उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, लेट्स सी, ये अब आई है ना उसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा 0.1%, तो परसेंटेज को मैं इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ तो 0.1/100। ठीक है, और 99% है कि वो हेल्दी है, क्योंकि 0.1% अगर बीमार है तो 99.9% वो हेल्दी होंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/1000, और ये क्या हो जाएगा, यानी 1000 से डिवाइड हो जाएगा, 1000 कट जाएगा इस बार सब में, है ना 90। अब ए इवेंट मान लेता हूं कि जो उसको चाहिए, द टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है ना, ए इवेंट मान लेता हूं कि टेस्ट रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। डन। ठीक है, तो अब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव E1 से है या फिर टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव E2 से। तो डेटा पढ़ते हैं अपन। टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव E1 से, E1 क्या माना था अपन ने कि पर्सन डिसीज है ना, तो डिसीज पर्सन के लिए जब वो इनफैक्ट प्रेजेंट रहता है तो 99% इफेक्टिव है, यानी कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, है ना, जो ऑलरेडी बीमार है उनको टेस्ट करेंगे और वो पॉजिटिव आएगा, इसकी चांसेस क्या है 99%। तो इवेंट ए हुआ है, दैट मींस टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, यानी डिटेक्ट हो गई है डिसीज, और वाकई में वो प्रेजेंट थी, डिसीज था, तो इसके 99% चांसेस हैं, तो 99% को मैं क्या लिख सकता हूँ 99/100, और 1000 में लिखना है तो 990/1000। इधर आओ, अब वो बीमार तो नहीं था लेकिन फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है ना, तो ये क्या कह रहा है, नहीं यहाँ पे देखो कि 0.5% चांसेस है कि हेल्दी पर्सन को भी वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ये हेल्दी पर्सन है E2 और फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, 0.5% चांसेस है, 0.5/100, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5/1000। अब आपको चाहिए कि टेस्ट रिजल्ट, हाँ हाँ ठीक है, आपको चाहिए कि टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव है पर वो उसको एक्चुअली डिसीज है, यानी कि एक्चुअली वो बीमार है, यानी कि E1/A। कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E1, और एक बार तो ये का यही नीचे, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E1। ठीक है, प्लस दूसरा केस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E2। डन। तो डेटा फिल करना है, उसका सोल्व आप कर पे कर लेना। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/1000,
और वैसे आपने डेटा इतना अच्छे से अरेंज किया है तो आंसर ही पता चल जाएगा। 999/1000, तो 1000 × 1000 सबका कट जाएगा। एक बार तो ये केस नीचे, प्लस एक बार क्या हो जाएगा, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, गलत कर दिया ना, 1/1000 को तो इससे मल्टीप्लाई कराना है ना, तो डेटा गलत फिल हो गया। 1/1000 इंटू वॉट, 990/1000, 990/1000। मैंने तो आपस में E1 और E2 को ही करवा दिया। 990/1000। अब E2 की प्रोबेबिलिटी है 999/1000 इंटू 5/1000। तो 1000 × 1000 सब में कॉमन है, उड़ा दूं, ये ठीक है। तो ऊपर तो बचा 990, नीचे क्या बचा, एक बार तो 990 प्लस 999 का 5 गुना, 5×9 = 45, रिमाइंडर 4, 5×9 = 45 and 4, 49, रिमाइंडर 4, 5×9 = 45 and 4, 49। ठीक है, तो इट इज लाइक 990 डिवाइडेड बाय 990 और जोड़ेंगे, 5 और 0 5, 9 9 18, 9 18 और 1 19, 59। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर ये होगा, मतलब इसको काट लेना जिससे भी कट रहा हो, और आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, समझ आया। हम्म। हम्म। इवन तो ये था कि जो मैं जैसे मैंने बहुत सारे लोग बैठे, अब मेरे पास ये मशीन है, मैंने कहा एक आदमी को उठ के आ जाओ। अब उन सारे लोगों में 0.1% बीमार है और बाकी सब हेल्दी है, तो मैंने जो बंदा सेलेक्ट किया है टेस्ट रिजल्ट करने के लिए वो एक्चुअली बीमार है, इसको E1। जो सेलेक्टेड पर्सन है वो डिसीज्ड है, इसकी संभावना E1। और जो सेलेक्टेड पर्सन है वो हेल्दी है, इसकी संभावना E2, मतलब इवेंट को E2। तो अब 0.1% बीमार है, तो सेलेक्टेड जो आदमी है वो डिसीज्ड होगा, इसकी संभावना ये हो जाएगी। और नहीं होगा, उसकी संभावना 1 में से माइनस कर दी, हाइपोथेसिस ये बन गए। अब बुला लिया मैंने बंदा। अब मैंने बंदा बुलाया, तो अगर वो डिसीज्ड है तो भी उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, और अगर वो हेल्दी है तो भी उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो वो एक्चुअली डिसीज है तब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इसके 99% चांस है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि लैब टेस्ट 99% इफेक्टिव है एक बीमार पर्सन को डिटेक्ट करने में। और फिर वो क्या कह रहा है कि टेस्ट, ये जो लैब है ये उल्टा काम भी करती है, हेल्दी को भी बीमार बना देती है, और उसके चांसेस है 0.5%। हेल्दी को भी ये टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव बताती है। ए इवेंट है टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव बताना, भाई बीमार है तू, तू बीमार है ये बताना, इसको कह दिया हमने इवेंट है। तो वाकई में बीमार है और लैब भी बीमार बताती है, इसके चांसेस है 99%। बीमार नहीं है फिर भी बीमार बताती है, इसके चांसेस 0.5%। अब बीमारी तो डिटेक्ट हो गई, लैब तो कह रही है कि तू बीमार है, लेकिन वो वाकई में बीमार है, इसकी संभावना आपसे पूछिए। ठीक है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिसीज, एक्चुअली वो डिसीज्ड है, गिवन दैट, क्या गिवन है कि उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। तो टेस्ट रिजल्ट किसी का पॉजिटिव है तो वाकई में बीमार, इसकी गारंटी नहीं है ना, ऐसा वो खुद कह रहा है, क्योंकि मशीन फॉल्स रिजल्ट भी देती है, हेल्दी को भी 0.5% चांसेस है कि बीमार बता देती है। तो अगर तेरा टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है तो भी चांसेस है कि तू हेल्दी भी हो सकता है। लेकिन मुझसे क्या पूछा है कि तू वाकई में बीमार है, तेरा टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है ये मुझे पता है, लेकिन तू वाकई में बीमार है, इसके चांसेस क्या है, इतने चांसेस। ठीक है, समझ गए। ठीक है, थोड़ा सा इसको है ना आप उसमें चार्ट वगैरह में बनाने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।